वेलकम बैक स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल एग्जाम बूस्टर। एग्जाम बूस्टर चैनल में आपका स्वागत है। हम क्लास 9th हिस्ट्री का एनसीईआरटी वाले बुक को हम अध्ययन कर रहे थे, जो कि सीबीएसई बोर्ड, यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम सबके लिए एक है, क्योंकि यूपी बोर्ड का जो सिलेबस है यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम और सीबीएसई दोनों का सेम है, क्योंकि दोनों एनसीईआरटी को फॉलो कर रहे हैं। हम लोग 9th एनसीईआरटी ही मान लीजिए और हिस्ट्री पढ़ रहे थे। हिस्ट्री में हमने चैप्टर फर्स्ट का फ्रेंच रिवोल्यूशन हमने स्टार्ट किया था। फ्रेंच रिवोल्यूशन क्यों हुआ, व्हाट वर द कॉजेज ऑफ फ्रेंच रिवोल्यूशन हमने देख लिया। उसके बाद से प्रीवियस लेक्चर में हमने देख लिया। आज उसके आगे जैसे आप बुक खोलेंगे तो बुक में नेक्स्ट जो आपका टॉपिक होगा या सब टॉपिक होगा, उसमें लिखा है आउटब्रेक ऑफ रिवोल्यूशन, आउटब्रेक ऑफ फ्रेंच रिवोल्यूशन। यानी फ्रेंच रिवोल्यूशन का शुरुआत स्टेप वाइज एक एक स्टेज में कैसे होता है, वो सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो में प्रोवाइड कराऊंगा। मतलब आउटब्रेक ऑफ फ्रेंच रिवोल्यूशन, फ्रेंच रिवोल्यूशन की शुरुआत कैसे हुई। वैसे आप बुक जब पढ़ेंगे, जब एनसीईआरटी का बुक पढ़ेंगे या कोई भी सीबीएसई बुक उठा के देखेंगे तो काफ़ी ये थोड़ा सा भास्ट हो जाता है। वो एक पेज मुश्किल से हार्डली 1 पेज में इसको कवर किया गया है, द आउटब्रेक ऑफ रिवोल्यूशन। लेकिन मैं उस एक पेज को मैं समरी फॉर्म में मैं आपको इतना दे रहा हूं, जो कि यदि आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं 9th में या आगे चलकर 10th यही एक्सपांड हो जाता है तो उसमें आ जाते हैं, तो आप उसको आंसर लिख सकते हैं इतना में, इससे ज़्यादा नहीं मतलब होगा, क्योंकि इतना शॉर्ट फॉर्म में मैं किया हूं और केवल जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट बुलेट पॉइंट्स है, मैंने यहाँ पे नोट डाउन किया है ताकि आप इसे नोट्स बना सकें और आप इसे आसानी से लिख के और मेमोराइज और रिवाइज कर सके ड्यूरिंग योर एग्जामिनेशन टाइम। आई होप गाइज आप वीडियो देख रहे होंगे और एंजॉय भी कर रहे होंगे, क्योंकि काफ़ी लेंदी और काफ़ी बोरिंग सब्जेक्ट सबको लगता है, किसी किसी को लगता है, किसी किसी को नहीं लगता है। लेकिन बाद में जैसे आप कंपटीशन की दुनिया में जब आप लैंड करेंगे, कंपटीशन की दुनिया में उतरेंगे तो मालूम चलेगा एसएसटी ऐसा बेस्ट सब्जेक्ट कोई है ही नहीं। क्योंकि जिस भी कंपटीशन नीट और आईआईटी को छोड़ के जो भी बीट करने जाएंगे उसमें आपको सोशल स्टडी कंपलसरी मिलेंगे, ठीक है। चाहे आईएएस हो, चाहे पीसीएस हो, या आपको आरओ हो, एआरओ है, यूपीट्रिपलएससी एटसेट्रा, कोई भी एग्जामिनेशन हो आपको जीके जीएस से होके ही जाना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आउटब्रेक ऑफ फ्रेंच रिवोल्यूशन। वैसे बुक को आप पढ़े होंगे, बुक में कुछ चीज़ें होंगी जो इसमें मैंने नहीं लिखा हूँ, मैं वाइल एक्सप्लेनेशन के दौरान मैं उसे आपको बताने की कोशिश करूंगा, ठीक है। लिखा है एज यूजुअल लुइस 16 डिसाइडेड कीप अ जनरल मीटिंग ऑन 5 मई 1789। जो लुइस 16वां था एक मीटिंग रखना चाहता है, जनरल मीटिंग रखना चाहता है। वो मीटिंग 5 मई 1789 को रखना चाहता है। आखिर क्या चीज होती है जो मीटिंग रखने की बात करता है। देखिए लुइस 16वां जो होता है, आप जानते हैं जो फ्रेंच होता है इंग्लैंड के अगेंस्ट में हमेशा वार छिड़ा रहता है, हमेशा युद्ध छिड़ा रहता है। तो उसको पैसे काफ़ी ज़्यादा खर्च हो गए होते हैं, पैसे ज़्यादा काफ़ी खर्च हो गए होते हैं, इकोनॉमिक क्राइसिस आ गए होते हैं। तो नया टैक्स लोगों पे इंपोज करना चाहता है, नया टैक्स, नया कर थोपना चाहता है। और नया टैक्स तभी थोप पाएगा जब असेंबली के लोग, असेंबली क्या होता है मैं बताऊंगा। असेंबली एक पॉलिटिकल बॉडी है, एक राजनीतिक संस्था है, फ्रेंच की पहले थी उस जमाने में। उसमें फर्स्ट स्टेट, सेकेंड स्टेट, थर्ड स्टेट के लोग मिलके असेंबली क्या होता था, असेंबली में फर्स्ट स्टेट, सेकेंड स्टेट, थर्ड स्टेट के लोग मिलके असेंबली का गठन करते थे, असेंबली को फॉर्म करते थे। और राजा का जब मन होता था तब टैक्स को नहीं इंपोज कर देता था, राजा का जब मन करता था टैक्स को हाइक नहीं कर देता था, जब तक असेंबली की मीटिंग नहीं होती। तो असेंबली की मीटिंग होती है कब, सोचता है राजा 5 मई 1789 को असेंबली की मीटिंग करते हैं और उसमें नए टैक्स को हम इंपोज करते हैं लोगों पे, ताकि अपने राजकोष को भर सका जाए और अधिक से अधिक अपना जो खर्च हम कर रहे हैं उसको हम लोग फुलफिल किया जा सके। ये उसका मनसा होता है। और इससे पहले क्वेश्चन आता है जो 5 मई 1789 को जो असेंबली का बैठक हुआ, उससे पहले कब हुआ था, तो 1614 के बाद, आफ्टर 1614 के बाद 1789 5 मई में असेंबली की बैठक होती है, ठीक है। 300 रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम ईच ऑफ द फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेट। मैंने आपको बताया था 3 स्टेट्स के लोग थे, फर्स्ट स्टेट, सेकेंड स्टेट एंड थर्ड स्टेट। कह रहा है फर्स्ट स्टेट से 300 लोग और सेकेंड स्टेट से 300 लोग और थर्ड स्टेट से आपके 600 लोग। यानी 300 ये 600, 600 ये 1200, यानी 1200 लोग मिलके असेंबली का फॉर्मेशन करते हैं, असेंबली का गठन करते हैं। और यही असेंबली में टैक्स इंपोजिशन की बातें की जाती हैं ताकि लोगों पे टैक्स को और इंपोज थोपा जा सके, ठीक है गाइस। अब क्या होता है, क्योंकि राजा को पैसे की आवश्यकता थी, राजा मीटिंग इसलिए करना चाहता ताकि टैक्स के रेट को बढ़ाया जा सके और टैक्स को रेट को बढ़ा के हम और से अधिक अपने राजकोष में पैसा भर सके, ताकि युद्ध में भी खर्च कर सके और अपने फालतू के जो खर्च हैं उसको भी कर सकें, ठीक है। लेकिन क्या होता है, सारे लोग गैदर्ड होते हैं इन स्प्लेंडेड हॉल, एक वर्साय में जो वहाँ का शहर होता है, वहाँ पे वर्साय में सारे लोग इकट्ठा होते हैं, असेंबली के 1200 मेंबर इकट्ठा होते हैं। और वहाँ पे राजा अपने मनसा को रखता है, भाई हम नया टैक्स इंपोज करना चाहते हैं, ये बातें हैं, मैं खर्च करना चाहता हूँ, आप लोग आइए, क्योंकि महंगाई काफ़ी बढ़ गई है, आप लोग जानते हैं सब कुछ, ठीक है। तो क्या होता है, अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ मोनार्क ईच स्टेट हैड 1 वोट।
मतलब जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन का जो सोसाइटी था और फ्रेंच रिवॉल्यूशन का जो उस समय मोनार्कियल सिस्टम था, राजतंत्रात्मक जो व्यवस्थाएं चल रही थी फ्रेंच में, उसमें एक सिस्टम था, प्रत्येक स्टेट से 300 लोग आएंगे और थर्ड स्टेट से 600 लोग आएंगे। प्रत्येक स्टेट्स को लोग को एक वोट देने का अधिकार था, ठीक है। तो प्रत्येक स्टेट्स को एक एक वोट देने का अधिकार था, 300 वहां, 300 यहाँ, 600 यहाँ। बट लुई 16 वांटेड टू अप्लाई सेम एज, मतलब इससे पहले 1614 हुआ या 1789 से पहले जितने भी असेंबली की बैठक हुआ है, मीटिंग हुई, उस मीटिंग में यही रूल अप्लाई किया गया, यही रूल जनरली माना गया। लेकिन इस बार भी वही रूल लुई 16वां बात करता है। आज भी फर्स्ट सेकंड थर्ड का 300 600 करके अपना लोग गठन करेंगे, फॉर्मेशन करेंगे और टैक्स इंपोजिशन की बात किया जाएगा। लेकिन इस समय थर्ड स्टेट लोग काफी अवेयर हो चुके थे, तीसरे स्टेट्स को लोग काफी जानकार हो चुके थे, तीसरे स्टेट्स को लोग एजुकेटेड हो चुके थे, तीसरे स्टेट्स में एक मिडिल क्लास का राइज हो चुका था, मैंने ऑलरेडी लेक्चर में बता दिया है, ठीक है। और तीसरे स्टेट्स में रूसो, वॉल्टेयर, मॉन्टेस्क्यू ऐसे तमाम दिग्गज फिलोसोफर और थिंकर्स की बातें पढ़ के लोग जान चुके थे। अब लोगों को लगा डेमोक्रेसी की बात लोग करना चाहते थे, अब लोगों को लगा, थर्ड स्टेट्स के लोगों को लगा अब हम क्या करेंगे, हम लोग मेजॉरिटी में 600 में है तो हम कभी भी हमारी बातों को मानना चाहिए। और अब हम क्या करेंगे, अब कहेंगे अब ओवरऑल आप वोटिंग कराइए, यानी 1200 लोग हैं, 1200 लोग को वोटिंग कराइए, तब टैक्स की बात कीजिए और इसमें मेजॉरिटी में जो लोग कहेंगे वही मानिएगा। तो राजा इसको रिजेक्ट करता है। राजा कहता है नहीं, हमेशा से जो रूल पहले चलती थी वही रूल आज भी चलेंगी, तुम्हारी बातें नहीं माने जाएंगी। तो थर्ड स्टेट्स के लोग कहते हैं नहीं मानेंगे तो हम तुम्हारे इस असेंबली को छोड़ते हैं और हमारा राइट चलेगा, आज से तुम्हारे विरुद्ध आंदोलन चलेगा और हम दंगा करेंगे। तो क्या होता है गाइज, अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ मोनार्क ईच स्टेट हैड वन वोट, यानी उसका जो सिद्धांत था मोनार्कियल सिस्टम फ्रेंच का, वहां पे एक वोट देने का अधिकार था। लुई 16 भी यही चाहता था। बट द थर्ड स्टेट डिड नॉट एग्री ऑन दिस, लेकिन तीसरा स्टेट्स के जो लोग थे इस सहमत नहीं थे, कहते थे नहीं भाई बहुत हुआ अत्याचार। आज से 100 साल पहले की तुम बात करते हो, 100 साल पहले की बात में, 150 साल पहले की बात में हम मान सकते थे, लेकिन आज परिस्थितियां, सर्कमस्टांसेस चेंज हो चुकी है, लाइफ बदल चुकी है। आज तुमको चेंज करने की हम लोग चेंज लाना चाहते हैं समाज में और इस मोनार्कियल सिस्टम में चेंज लाना चाहते हैं। अब हम ओवरऑल वोटिंग करना चाहते हैं, ठीक है। एंड स्टूडेंट्स, लाइट चली जाने की वजह से थोड़ा सा दिक्कत हो गया, आइए वहीं से हम कंटिन्यू करते हैं। बट द थर्ड स्टेट डिड नॉट एग्री ऑन दिस, दे वांटेड वोटिंग असेंबली एज होल बट किंग रिजेक्टेड। थर्ड स्टेट्स के लोग चाहते थे जो 300 प्लस 600 का जो कंसेप्ट उसको हम नहीं मानते, हम कहते हैं आप ओवरऑल वोटिंग कराइए, ओवरऑल वोटिंग में जिसका मेजॉरिटी होगा उसकी बातों को माना जाएगा, ठीक है। लेकिन राजा कहते नहीं भाई, जो पहले वाला शासन, पहले वाला जो रेजिम थे, पहले वाले जो प्रिंसिपल्स थे, उसी प्रिंसिपल पे मैं चलूंगा, अदरवाइज नहीं चलूंगा। तो थर्ड वाले स्टेट्स के लोग क्या कहते हैं, रिजल्ट परिणाम, थर्ड स्टेट्स वॉकड आउट, असेंबली से बाहर निकल जाते हैं, हॉल से बाहर निकल जाते हैं एंड प्रोटेस्ट और दंगा फसाद करने लगते हैं। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं मेजॉरिटी में, और मेजॉरिटी कभी भी माइनॉरिटी से दबेंगे नहीं, हमेशा चढ़ बढ़ के बात करेंगे और ऐसा होना भी चाहिए। यदि डेमोक्रेटिक की आप बात करते हैं, यदि आप डेमोक्रेटिक कंट्री में आप और मैं रह रहा हूं, तो मेजॉरिटी में ही हम लोग हैं, मेजॉरिटी का ही राज है। जो 51% जो पार्टी सीट जीतती है वो उसका गवर्नमेंट बनता है और वो पूरे देश में अपने मंत्रियों शासन चलाती है मंत्रियों के माध्यम से। तो ऐसा वो लोग चाहते थे और पूरे बाहर निकल के दंगा फसाद करने लगते हैं, ठीक है। ऑन द 20th ऑफ द जून, 20 जून को दे गैदर्ड इन इंडोर टेनिस, घर के अंदर जो टेनिस वाला जो खेला जाता था कोर्ट, टेनिस कोर्ट में वहां पे इकट्ठा होते हैं। इंडोर मतलब होता है घर के अंदर खेला जाने वाली गेम को बोला जाता है। टेनिस कोर्ट में वो लोग इकट्ठा होते हैं इन वर्साय, वर्साय के एक शहर, वर्साय शहर में टेनिस कोर्ट का एक मैदान होता है, वहां पे इकट्ठा होते हैं। वेयर दे डिक्लेयर्ड एज अ नेशनल असेंबली, कौन? ये थर्ड स्टेट्स के लोग थे, ये लोग डिक्लेयर करते हैं, कहते हैं अब आज से हम ही लोग नेशनल असेंबली हैं, आज के बाद से कोई नेशनल असेंबली नहीं, सिर्फ हम थर्ड स्टेट्स वाले लोग नेशनल असेंबली हैं और हम लोग जो बोलेंगे उसी के अनुसार नए टैक्स इंपोज किए जाएंगे, उसी के अनुसार नए रेजिम और नए प्रिंसिपल बनेंगे, ना कि वो जो फ्रेंच लुई 16वां कर रहा है उसके अकॉर्डिंग होगा। उसका बात आप लोग छोड़ दीजिए, हम लोग बोलेंगे वो होगा, वो अपने आप को नेशनल असेंबली डिक्लेयर करते हैं, अपने आप को नेशनल असेंबली घोषित कर देते हैं थर्ड स्टेट्स के लोग। अब तो बवाल होगा। क्या होता है? एंड टुक एन ओथ, और शपथ लेते हैं, क्या लेते हैं? थर्ड स्टेट लोग कसम खाते हैं कि नॉट टू डिस्पर्ज, और तब तक हम लोग अलग नहीं होंगे और तब तक हम लोग अपने जो ग्रुप बनाया तब तक हम लोग उसको अलग नहीं होने देंगे ग्रुप को, जब तक कि नया ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन नया न बनता फ्रांस अंडर द लीडरशिप ऑफ मेराबियो एंड अब्बिसिएज। प्रत्येक अगर कोई रिवॉल्यूशन सक्सेसफुल हो रही है, यदि कोई क्रांति सफल हो रही है तो उस सफलता के पीछे कोई ना कोई नेता चाहिए। इसमें फ्रेंच रिवॉल्यूशन का जो आउटब्रेक हुआ था उसमें दो नेता थे, मेराबियो एंड एब्बिसिए।
मेराबियो एंड अब्बीसीए इस आउटब्रेक ऑफ रिवोल्यूशन का नेतृत्व कर रहे थे, थर्ड स्टेट्स का नेतृत्व कर रहे थे। ठीक है, वो लोग कहते हैं जब तक एक नया ड्राफ्टिंग कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनेगा अंडर द मेराबियो एंड अब्बीसीए, इन दोनों के नेतृत्व में जब तक कोई नया संविधान नहीं बनेगा तब तक हम लोग अलग नहीं होंगे, तब तक हम लोग डिमांड करेंगे, तब तक हम लोग राइट करेंगे, तब तक हम लोग प्रोटेस्ट करेंगे अगेंस्ट द फ्रेंच गवर्नमेंट, हम लोग लुईस सलामा के विरुद्ध करेंगे जब तक नया संविधान नहीं बन जाता है। और मैं आपको बता दूं गाइस, जो ये मेराबियो होते हैं, मेराबियो बिलोंग टू अ नोबल फैमिली एंड सीए अ प्रीस्ट टू द चर्च। ये जो मेराबियो हैं वो नोबल फैमिली से बिलोंग करते थे, सेकंड स्टेट से आते थे, और तो और अब्बीसीए फर्स्ट स्टेट से आते थे, पादरी थे, चर्च के पादरी थे। तो आप कहेंगे सर ये सेकंड स्टेट और थर्ड स्टेट दोनों बंदा तो ऊपर वाले में आते हैं, फर्स्ट में और सेकंड में आते हैं, फिर भी उनको क्या जरूरत है ये रिवोल्ट करने की? क्यों? क्योंकि वो दोनों पढ़े लिखे थे, वेल एजुकेटेड थे। और यदि आप बहुत डीप में पढ़ाई करेंगे तो आप सच्चाई को जानेंगे, जो आपके सामने ही गरीबों को और जो समाज के सबसे निचले लोग हैं उनके साथ शोषण किया जाता है तो आपको ही बुरा लगेगा। तो ये अब्बे थे और मेराबियो थे, दोनों पढ़े लिखे वेल एजुकेटेड थे और इनको बहुत बुरा लगता था। इसलिए अब फर्स्ट और सेकेंड स्टेट में जन्म लेने के बावजूद भी वो थर्ड स्टेट्स का साथ देते हैं और फर्स्ट और सेकंड स्टेट्स का अगेंस्ट वो रिवोल्ट करते हैं। और रिवोल्ट ही नहीं करते हैं बल्कि फ्रेंच रिवोल्यूशन का वो नेतृत्वकर्ता बनते हैं, लीडरशिप की कमान को अपने हाथ में लेते हैं और कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्मेशन की बात करते हैं। और फाइनली होता क्या है गाइस, होता क्या है देन और एंड उसके बाद से देन दे डिस्ट्रॉय एवरीथिंग इंक्लूडिंग द बास्टाइल। उसके बाद से ये जो मेराबियो और अब्बे का जो ग्रुप होता है, सारे लोग जो इकट्ठा हुए होते हैं थर्ड स्टेट्स के लोग, तेजी से बढ़ते जाते हैं। जो स्टार्टिंग में बताया था, गवर्नमेंट के बिल्डिंग्स को तोड़ते जाते हैं चेटॉक्स टिल दे गेट इक्वालिटी। तब तक वो कह रहे थे हम तब तक तोड़ेंगे, तब तक विनाश करेंगे, तब तक बर्बादी लाएंगे जब तक हम इक्वालिटी, राइट टू इक्वालिटी को हम लोग प्राप्त नहीं करते, समानता के नियम को हम प्राप्त न कर सकें। और जब आप बुक पढ़ेंगे तो बुक में लिखा है इसी बीच बहुत भयंकर तूफान आता है और उस तूफान में जो फ्रेंच के जितने भी फसल होते हैं सारे के सारे फसल डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, सारे के सारे फसल नुकसान हो जाते हैं और ब्रेड की कीमत काफी हाइक हो जाता है। ठीक है, तो औरतें ब्रेड के दुकान पे अटैक कर देती हैं और जो भूमिहीन जो किसान होते हैं, लैंडलेस जो फार्मर होते हैं, लैंडलॉर्ड के घर पे आक्रमण कर देते हैं। लैंडलॉर्ड जमीन छोड़ के भाग जाते हैं, लैंडलॉर्ड घर छोड़ के भाग जाते हैं, कई तो देश छोड़ के भाग जाते हैं अपने आप की जान को बचाने के लिए। और तब क्या होता है, राजा और एक अफवाह फैलाया जाता है, एक र्यूमर फैलाया जाता है, जो लैंडलॉर्ड है अपने लट्ठों के साथ, अपने गुंडों के साथ पूरे गांव में जितनी भी फसल है सारे फसल को आग लगाने के लिए भेज रहा है। और र्यूमर काफी तेजी से फैलता है और उसी र्यूमर के चपेट में आके सारे लोग क्या बोलते हैं, लैंडलॉर्ड्स को मारने लगते हैं, सारे लोग लैंडलॉर्ड्स को मारने लगते हैं, घर से निकालने लगते हैं और अफरा तफरी मर जाता है। चारों हाहाकार, चारों राइट तबाही, मतलब दंगा फसाद, सिर्फ मतलब फर्स्ट और सेकंड स्टेट्स को लोग पीटे जाते हैं, मारे जाते हैं। किसके द्वारा? थर्ड स्टेट्स के द्वारा। ठीक है, इसी बीच जब अब्बे और सीए जब नेतृत्वकर्ता चला रहे थे, फ्रेंच रिवोल्यूशन के कमान इनके हाथ में थी और ये भी बास्तिल के फोर्ट को तोड़ दिए थे और राजा के जितने भी बिल्डिंग मिलते जा रहे थे सबको तोड़ते जा रहे थे। तो ये बातें तेजी से फैलते जा रही थी और गांव में भी तबाही मचा था, रूरल एरिया में भी सब सारी चीजें फैल गई थी और वहां भी लोग थर्ड स्टेट्स के लोग फर्स्ट और सेकंड का दमन कर रहे थे, कुचल रहे थे। ठीक है, और बुक में और सारी चीजें दी हैं, आप पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं इंपॉर्टेंट यहाँ पे समरी फॉर्म में आपको प्रोवाइड करा रहा हूं। ठीक है, जो कि इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ एग्जाम का पॉइंट ऑफ इतना इंपॉर्टेंट है, आप इसे इग्नोर नहीं कर सकते गाइज। देन एट लास्ट द कॉन्स्टिट्यूशन सेड दैट हेयर आफ्टर दे लुक आफ्टर लुईस सोलहवां। और फाइनली क्या होता है, लुईस सोलहवां को जो थर्ड स्टेट्स का जो नेशनल असेंबली घोषित किया गया है उसके बाद को एक्सेप्ट करना पड़ता है और कहता है ठीक है भाई, जो तुम लोग कहोगे वही मानेंगे। और फाइनली ऑन द 4 अगस्त, क्वेश्चन आया है, कई बार आएगा भी, 4 अगस्त 1789 को, 4 अगस्त ऑन द 4 अगस्त 1789 द फ्यूडल सिस्टम। और 4 अगस्त को इस प्रकार सामंती व्यवस्था, ऑब्लिगेशंस, जितने भी आरोप थे, जितने भी टैक्सेस थे, जितने भी सम्मान थे, द नोबिलिटी एंड क्लेर्जीमैन, जितने बड़े बड़े लोग थे उनको जितना सम्मान मिला था, जितना उनको टैक्स बढ़ाने का जो अधिकार था, सारी चीज एबॉलिश कर दी गई, सारी चीज खत्म कर दी गई। एंड लैंड ओन्ड बाय द चर्च, और जितनी भी भूमि चर्च अपने अंडर में लिखी, गरीबों किसानों की जितनी भी भूमि चर्च अपने अंडर में ली थी, जितने पैसे इकट्ठे किए थे वो क्या कर दिए गए थे, वर कन्फिस्केट, वो बांट दिए गए, किसमें, सारे लोगों में बांट दिए गए। और जो नेशनल असेंबली जो मेराबियो और अब्बे सीए के नेतृत्व में जो इकट्ठा जो नेशनल असेंबली बनी थी उनको दे दिए गए। और फाइनली जो उनको पैसा मिला लगभग 2 बिलियन लिबरेज था। 2 बिलियन लिबरेज गाइज बहुत ह्यूज अमाउंट होता है। 2 बिलियन लिबरेज फ्रेंच रिवोल्यूशन जब होता है, आउटब्रेक ऑफ रिवोल्यूशन, उस समय चर्च जो पैसा देता है नेशनल असेंबली इनके द्वारा थर्ड स्टेट के पीपल लोग को मिलता है, 2 बिलियन लिबरेज होता है टू द गवर्नमेंट, जो नई गवर्नमेंट बनी होती है उसके अकॉर्डिंग। और इस प्रकार आउटब्रेक ऑफ रिवोल्यूशन खत्म होता है गाइज। इससे बहुत सी चीजें हैं, आप इसमें देखे होंगे
बुक में दिया होगा, आप पढ़ेंगे समझ जाएंगे। इसमें क्या होता है, जो लोग इकट्ठा हुए होते हैं ना, तो इसमें जो फर्स्ट और सेकंड स्टेट्स के लोग होते हैं, आप जानते हैं काफ़ी प्रिविलेज लोग होते हैं, काफ़ी सिविलाइज अपने आप को मानते हैं, सभ्य होते हैं, तो ये आगे वाले पंक्ति में बैठते हैं आमने सामने। लेकिन जो थर्ड स्टेट्स के लोग होते हैं 600, वो लोग पीछे जाके खड़े होते हैं, क्योंकि ये तीसरे स्टेट्स के लोग हैं, काफ़ी नीचे वाले लोग हैं, तो इनको पीछे खड़ा होने का अनुमति दिया गया है। और उस जो असेंबली में जो 1200 लोग इकट्ठा हुए, उस असेंबली में किसान नहीं इंटर कर सकता है, औरतें इंटर नहीं कर सकती हैं, छोटे छोटे आर्टिसंस, ट्रेडर्स, मैन्युफैक्चरर्स वो इंटर नहीं कर सकते हैं। तो वो बाहर खड़े थे, और बाहर खड़े थे तो उनकी बातें कुछ थी, वो भी असेंबली से कुछ डिमांड करना चाहते थे। तो 40,000 लेटर करके उन लोगों की बातों को इकट्ठा किया गया था। 40,000 लेटर हम गवर्नमेंट को देंगे, असेंबली को देंगे, जो 40,000 लेटर के माध्यम से हमारी भी कुछ मांगे, उस मांग को माना जाए। ठीक है, तो ये तमाम जो सारी चीजें हैं कुछ बुक में दी गई हैं, जो इंपॉर्टेंट वो भी है जो मैंने बताया, और जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, जो आपको नोट डाउन करना चाहिए या आपको लर्न करना चाहिए यदि फ्रेंच रिवॉल्यूशन पढ़ रहे हैं। क्योंकि नेक्स्ट जो पार्ट आप जो 10th में जब आप इंटर करेंगे, फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, तो वहां पे एक इतना इंपॉर्टेंट होगा, यदि आप यहां नहीं पढ़ पाएंगे तो वहां पे आप उसको 1% भी समझ नहीं आएगा। ठीक है, तो मैं यहां पे जितना हुआ यहाँ आपको लिख के और आपको नोट्स शॉर्ट फॉर्म में प्रोवाइड करने की कोशिश किया हूँ, ताकि आप अच्छे से अच्छे आप नोट्स बना सके, रिवाइज कर सके और अच्छे से अच्छे मार्क्स को गेन कर सके। उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे। अच्छे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और नोट्स को जरूर बनाते रहे। ओके, बाय, थैंक यू एंड टेक केयर।